आइए बच्चों, हम उसके आगे पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोगों की जो हेडिंग है, राष्ट्रीय सभा तथा टेनिस कोर्ट की शपथ। ये बच्चों वहाँ पे 30 स्टेट के लोगों ने एक राष्ट्रीय सभा बुलाई, वहाँ पर उन्होंने टेनिस कोर्ट में एक शपथ ली। इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। नेशनल NATIONAL असेंबली ASSEMBLY एंड द THE टेनिस TENIS COURT ओथ यानी शपथ। तो बच्चों, तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। तो बच्चों, जो तीसरे स्टेट के लोग थे उनका मानना था कि हम संपूर्ण राष्ट्र के यानी संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र के प्रवक्ता हैं। और 20 जून 1789 यानी बच्चों क्रांति से क्या 10-15 दिन ही पहले, मान लो 20 जून 1789 को ये प्रतिनिधि यानी तीसरे स्टेट के लोग वारसाई के इंडोर, एक वारसाई नामक जगह थी, वहां के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। यानी बच्चों वारसाई नामक एक जगह थी, वो हम पिछले वीडियो में देख चुके थे कि वारसाई के मतलब जो महल वगैरह थे वहां सजाया गया था, जहाँ स्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी। वहीं वहां पे भी एक इंडोर टेनिस कोर्ट नाम की एक जगह थी, जहां पर वो सारे सब तीसरे स्टेट के लोग सब इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। यानी बच्चों उन्होंने खुद को ही अपना एक असेंबली यानी ग्रुप बना लिया और खुद को ही वहां पे असेंबली घोषित कर दिया। और फिर जब उन्होंने शपथ ली, उन्होंने क्या शपथ ली बच्चों? उन्होंने शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को यानी बच्चों फ्रांस के सम्राट की शक्तियों को कम ना कर दें, कम करने वाला यानी बच्चों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। असेंबली भंग होने का मतलब बच्चों असेंबली जो उन्होंने असेंबली गठित की थी वो भंग नहीं की, यानी तोड़ेंगे नहीं। उनका ये मानना था कि बच्चों जो फ्रांस का सम्राट है उसकी शक्तियों को कम करने वाला वो एक संविधान गठित करें। उस संविधान के जब तक वो गठित नहीं हो जाएगा तब तक हम ये असेंबली भंग नहीं करेंगे। फिर उसके बाद क्या उनका नेतृत्व किया जिसने बच्चों, वो था मिराबेau और आबे-सिये। बच्चों वहाँ के दो, एक इनको चाहे लेखक मान लें या कुछ थे लेखक ही थे, तो बच्चों एक थे मिराबेau और आबे-सिये। ये दोनों बच्चे क्या थे? जो मिराबेau था ये था कुलीन वर्ग का और ये आबे-सिये था पादरी वर्ग का। बच्चों इन लोगों का मानना था कि ये कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग भी थे, पर फिर भी इन लोगों का मानना था कि हम लोगों को जो विशेष अधिकार दिए गए हैं उसको खत्म करने की जरूरत है। तो बच्चों फिर क्या है, जो मिराबेau का जन्म था कुलीन वर्ग में हुआ यानी कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामर्थ विशेष अधिकारों यानी बच्चों उनको जो विशेष अधिकार प्राप्त थे कि वह कोई कर नहीं देंगे या उनको कोई कर नहीं देना पड़ता था, तो वह विशेष अधिकारों वाले समाज को, जो वहाँ का दोनों का कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग का समाज चल रहा था, उस समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत थे। बच्चों जो मिराबेau था इसका जन्म तो हुआ था जरूर कुलीन वर्ग में था, पर यह जो इन लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त थे उसको खत्म करने में सहमत था। फिर उसने अपनी एक पत्रिका निकाली और उस पत्रिका में वारसाई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिया। उन्होंने एक पत्रिका निकाली और फिर क्या है, जो वारसाई जगह थी वहां पे सब 30 स्टेट के लोग जो इकट्ठे हो गए थे, भीड़ जमा किए थे, उसमें इसने उसका नेतृत्व करते हुए वहां पे भाषण दिए। और बच्चों जो आबे-सिये था, आबे-सिये भी पादरी वर्ग का था, फिर भी इन लोगों से सहमत था कि जो हम लोगों को विशेष अधिकार दिए गए हैं उनको समाप्त किए जाए। उसने भी एक पुस्तक निकाली थी जो प्रभाव से प्रचार पुस्तक थी, पैम्फलेट नामक एक पुस्तक थी बच्चों, जो आबे-सिये ने लिखी थी। इसमें भी उसने 30 स्टेट के लोगों के बारे में लिखा था कि 30 स्टेट के लोगों को क्या क्या अधिकार हैं, यह अधिकार सब है। और जो पादरी वर्ग था, कुलीन वर्ग था, उनके अधिकारों को
जो है उनको खत्म करने के लिए सहमत था, जिससे बच्चों इसी पुस्तिका में उन्होंने तीसरे स्टेट के लोगों के बारे में ही लिखा। आइए बच्चों उसके आगे देखते हैं। जो बच्चों हम लोग की अगली हेडिंग है वो है वास्तिल का तूफान। यानी वास्तिल जो एक किला था उस पर क्या क्या हुआ। स्टॉर्मिंग ऑफ द वास्तिल, STORMING ऑफ THEVASTILLE। तो बच्चों जो वास्तिल था, अब देखो जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप करने में व्यस्त थी, यानी बच्चों जो नेशनल असेंबली गठित की गई थी वह संविधान बनाने यानी उसके प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी। तो उस टाइम क्या हो रहा था कि पूरे फ्रांस आंदोलित हो रहा था। यानी बच्चों अब जब नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में लगी थी और उस टाइम पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था, इसका मतलब पूरा फ्रांस में आंदोलन हो रहा था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, और तो कड़ाके की ठंड के कारण वहां की जो फसल थी बच्चों क्या हो गई थी, खराब। अब जब बच्चों कड़ाके की ठंड पड़ी, ठंड की वजह से फसल खराब हो गई तो किसानों को नुकसान भी हुआ। और फिर क्या है, जो वहां का मुख्य भोजन था पाव रोटी, उसकी कीमतें भी आसमान छू रही थी। यानी बच्चों एक साइड तो देखो फसल भी खराब हो गई थी और जो पाव रोटी थी उसकी कीमतें भी आसमान छू रही थी, यानी उसकी कीमत बढ़ती जा रही थी। और वैसे इसी स्थिति का यानी बेकरी मालिक जो पाव रोटी बनाते थे, बेकरी मालिकों ने इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए काफी धन इकट्ठा किया। यानी अब जब पाव रोटी कीमतें आसमान बढ़ेंगी, फसल कम हुई है, तो वहां के किसानों के पास पैसे नहीं थे खरीदने के लिए, और जो बेकरी मालिक थे उसके दाम और बढ़ाते जा रहे थे, जिससे वो और जमाव इकट्ठा कर रहे थे। उसका उन्होंने फायदा उठा लिया। अब बच्चों जो बेकरी की दुकानों पर घंटों का इंतजार जो लोग कर रहे थे, वहां कुछ महिलाएं थी, वो बहुत काफी गुस्से में थी, और उन्होंने क्या किया कि दुकान पर ढाबा बोल दिया। तो बच्चों जो मतलब बेकरी की दुकानें थी, वहां पर घंटों इंतजार के बाद जो गुस्साई हुई औरतें थी और की जो भीड़ में थी पूरी, उनकी पूरी भीड़ ने दुकान पर ढाबा बोल दिया। यानी बच्चों दुकान पर हमला कर दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ बच्चों, अब जब सम्राट ने सेना को पेरिस में यानी वहां के शहर में घुसने का आदेश तो दे दिया था, तो सम्राट ने क्या किया, सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। अब जब सेना प्रवेश करेगी तो वहां आक्रमण तो होना ही था। और फिर जो मतलब बच्चों क्रुद्ध भीड़ थी, यानी क्रोधित भीड़ ने 14 जुलाई जो कि वहां की क्रांति का दिन था, 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी। 14 जुलाई को वास्तिल जो किला मैंने बताया था आपको बच्चों, वास्तिल नामक किला, उस पर धावा बोलकर उस किले को गिरा दिया गया, यानी ढा दिया। तो बच्चों 14 जुलाई 1789 को वास्तिल के किले पर सारी भीड़ इकट्ठा हुई और इस किले पर हमला बोल दिया, जिससे वहां उस किले को ढा दिया या गिरा दिया गया। और फिर क्या था बच्चों, जो वहां के देहाती इलाके थे, वहां पर गांव-गांव यानी बच्चों प्रत्येक गांव में यह अफवाह फैल गई कि जागीरों यानी बच्चों जमीन के जो मालिक थे, वहां के जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर यानी किराए पर लुटेरे बुलाए हैं। तो लुटेरे को गिरोह को बुला दिया है, यह एक अफवाह फैल गई थी। यानी बच्चों वहां के सब लोगों ने सोचा कि जागीर जो मतलब मालिक है वहां के, उन्होंने लुटेरों को बुला दिया है, जिससे हम लोगों को वो लूट लेंगे। गिरोह बुला जो पकी फसल को तबाह करने निकले थे, यानी हम लोगों को लूट कर वह फसल को भी तबाह कर देंगे, ऐसी है वहां अफवाह फैल गई। तो बच्चों अफवाह फैली, अब अफवाह फैलेगी तो कुछ तक होगा उसका। तो क्या हुआ बच्चों, कई जिलों में भय से, अब जो भय था कि अफवाह फैल गई है, उससे जो भय उत्पन्न हुआ, आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों, वैसे जो कुदाल होते हैं मतलब फावड़े, और बेलचों कोई नुकीली धातु वगैरह होती है जिससे किसानी लोग काम करते हैं, वो सब लेकर जो ग्रामीण किले थे वहां के ग्रामीण किलों पर जाकर आक्रमण कर दिया। अब बच्चों जब वहां पर जाकर आक्रमण किया तो वहां के जो जितने भी अन्न भंडार थे, जहां मालिकों के जागीरों ने जो अन्न रखे हुए थे, वहां पर सारा इकट्ठा भंडार जो था, वहां के भंडारों को लूट लिया।
बच्चों वहां के भंडारों को लूट लिया और फिर उसके बाद क्या किया, जो वहाँ जो लोग टैक्स देते थे उसके जो कागज वगैरह थे, दस्तावेज थे, उनको वहां जला दिया। क्या किया बच्चों, जो लगान संबंधी यानी टैक्स या कर संबंधी जो दस्तावेज थे उनको जलाकर राख कर दिया गया। तो बच्चों अब जो वो टैक्स देते थे मालिकों के पास उनके कागज वगैरह रखे हुए थे, दस्तावेज थे, उनको उन्होंने जला दिया। फिर जलाने के बाद वहां तो अब पूरा हो गया। उससे अब जब जागीरों के जो मालिक थे जला दिया तो वो थोड़ी वो हुए, तो उन्होंने क्या किया, जो कुलीन वर्ग था, कुलीन वर्ग के लोग ही जागीरों के मालिक थे, तो उन्होंने जितने भी कुलीन लोग थे, कुलीन वर्ग थे, बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़ दी। अब बच्चों वहाँ उनके दस्तावेज जल चुके थे, सब कुछ हो गया था, तो वहां उन्होंने जागीरें छोड़कर भाग गए। तो अब जो कुलीन वर्ग था अपनी जागीरों को छोड़कर तो भाग गए थे, तो उन्होंने क्या किया, बहुत ने जितने भी सारे थे सब लोगों ने पड़ोसी देश में जाकर शरण ली, यानी वहां पे वो रहने लगे या आश्रित हो गए। तो फिर बच्चों शरण लेने के बाद अब जो राजा था वहां का लुई 16वां, उसने देखा कि जो विद्रोही प्रजा है उसकी शक्ति बहुत है, वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। तो फिर क्या किया उसने, लुई 16वां ने अंत में नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। यानी बच्चों जो नेशनल असेंबली गठित की गई थी कि हम संविधान प्रारूप करेंगे, उसको तैयार करेंगे, उसको लागू करेंगे, उसकी मान्यता वहां के सम्राट लुई 16वां ने अंत में दे दी। उसने बच्चों देखा प्रजा की शक्ति है बहुत ज्यादा है, विद्रोह भी कर रही है, तो उसने अंत में वह मान गया और नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। फिर उसके बाद क्या किया, यह भी मान लिया उसने कि उसकी सत्ता है जो अब से संविधान का रूप ले लेगी और उस पर अंकुश लग जाएगा। अब बच्चों जब संविधान लागू हो जाएगा तो उसका जो शासन है उस पर वह अपना खुद से मनमानी नहीं कर पाएगा, शासन नहीं कर पाएगा। तो उसने यही भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा, यानी वो तो लगना ही था तो हो गया। अब जो बच्चों कुलीन वर्ग था वो लोग तो बड़ी संख्या में अपने देश विदेशों में जाकर यानी दूसरे देशों में बस चुके थे, और फिर अब एक वर्ग और बचा था पादरी वर्ग। उन्होंने क्या किया, अब जो पादरी वर्ग के लोग थे उन्होंने भी अपने विशेष अधिकारों को छोड़ दिया। अब क्या बच्चों छोड़ देने के लिए व्यवस्था हो ही गए थे, वो छोड़ना ही पड़ता उन लोगों को। अब कुलीन वर्ग तो दूसरे देशों में जाकर बस गए, इन लोगों का तो इन लोगों ने सोचा कि हम लोग भी अब अपने जो अधिकार हैं इनको छोड़ दे रहे हैं, तो उस पर यानी विशेष अधिकारों को छोड़ देने के लिए बेबस हो गए। अब बच्चे बेबस हो गए तो जो लोग ये कर लेते थे, गरीबों से किसानों से जो कर लेते थे, उनको भी इन्होंने समाप्त कर दिया। यानी बच्चों अब तीसरे स्टेट के लोगों का काम सफल तो हुआ, जो पहले स्टेट के थे यानी प्रथम स्टेट के पादरी कुलीन वर्ग, अब कुलीन वर्ग तो अपनी जागीरों को छोड़कर दूसरे देशों में बस गए। अब वहां पर ठीक है, अब जो पादरी वर्ग बचा था उसने क्या किया, उसने अपने विशेष अधिकारों को छोड़ दिया, वो तो छोड़ना ही पड़ता, उसने छोड़ दिया और अपना जो धार्मिक कर था जो वो लेते थे, वो टाइल वगैरह हुआ, टाइल टाइद, जो बच्चों जो टाइड जे कर थे उसने क्या किया, अब समाप्त तो करना ही पड़ता तो फिर समाप्त कर दिया गया। तो आइए बच्चों हम उसके बारे में आगे देखते हैं। अब तो बच्चों क्या हुआ, अब तो उसके बाद जो सब हुआ तो अब वहां पर क्या हुआ, फ्रांस बना संवैधानिक राजतंत्र। तो वहाँ फ्रांस के लोगों को राजतंत्र बनना तो था, संविधान बना, उस संविधान के अंतर्गत वहाँ संविधान देखते हैं, फ्रांस बना संवैधानिक राजतंत्र, फ्रेंच FRANCHE बिकम। तो आइए बच्चों हम उसके बारे में आगे देखते हैं। तो बच्चों फिर क्या हुआ, अब जे फ्रांस में इतना सब हुआ, उसके बाद वहाँ के राजा ने यानी सम्राट ने नेशनल असेंबली को मान्यता प्राप्त कर दी। तो फिर अब उस नेशनल असेंबली के अनुसार अब संविधान जो बनना था, तो आइए बच्चों देखते हैं। संविधान बना राजतंत्र, जो हम लोग की अगली हेडिंग है, फ्रेंच FRANCE बिकम BECOME कॉन्स्टिट्यूशनल CONSTITUTIONAL मोनर्ची यानी राजतंत्र MONARCHY। तो बच्चों फिर क्या हुआ, नेशनल असेंबली ने सन 1791 यानी क्रांति हो चुकी थी, क्रांति के बाद
नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। तो बच्चों जो नेशनल असेंबली थी उसने क्या किया, सन 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। तो बच्चों हम लोगों की जो क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। तो बच्चों इसको पूरा करने में 2 साल लगे, उन्होंने 2 साल में इसको पूरा किया। फिर क्या था, जो पूरा कर लिया तो इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य यह था कि सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। यानी बच्चों जो वहाँ सम्राट था उसकी शक्तियों को सीमित किया जाना चाहिए। तो फिर सीमित करना तो अब एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने। तो बच्चों जो नेशनल असेंबली थी उसने सन 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। यानी उसको संविधान बनाने का प्रारूप तैयार करने में उसको 2 साल लगे। उसका उद्देश्य यह था, यानी संविधान को तैयार किया, संविधान का उद्देश्य क्या था कि सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। यानी बच्चों जो उस टाइम सम्राट की शक्तियां थी उसको सीमित किया जाना चाहिए, यह संविधान का उद्देश्य था। फिर बच्चों अब फिर आगे देखते हैं। अब उन्होंने क्या कहना था कि एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। यानी बच्चों अब इस संविधान के अनुसार क्या हुआ था कि एक तो राजा यानी सम्राट की शक्तियों को सीमित करना और उसके साथ ही यह सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में होने की बजाय इसको संस्थाओं में विभाजित किया जाए। यानी पहली जो संस्था थी वो थी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी एक के बजाय हम इन तीनों में विभाजित कर दें। इन तीनों में विभाजित करने से भी काफी सही फायदा होगा। तो फिर बच्चों इसमें विभाजित किया एंड हस्तांतरित कर दिया गया कि हमें इन तीनों में विभाजित करना ही है। फिर क्या था, इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। यानी बच्चों अब जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका था, इस तीनों संस्थाओं में उसको विभाजित किया गया संविधान को। तो फिर अब इससे संविधान की नींव पड़ गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, सन 1791 के संविधान ने, अब संविधान जो 91 में बना था उसने क्या किया कि कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। यानी बच्चों उस नेशनल असेंबली ने जो संविधान का प्रारूप तैयार किया था उस संविधान के अंतर्गत नेशनल असेंबली को ही वहां के कानून बनाने का अधिकार दे दिया कि वह कैसे कानून होंगे, क्या सब होगा। फिर क्या हुआ, अब यह नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। यह अब नेशनल असेंबली किस प्रकार चुने जाएंगे वो हम बताएंगे आपको। तो क्या होता था कि नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, जिसमें सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचित समूह का चुनाव करते थे। यानी बच्चों अब जो नेशनल असेंबली थी उसका किस प्रकार होता था देखते हैं। तो जो वहाँ के जो नागरिक थे, निर्वाचक समूह, यानी वोट, आप लोग समझ सकते हैं कि वोट दिए जाते थे, तो वोट देने वाले समूह यानी निर्वाचक समूह का गठन करते थे। तो फिर उसके बाद क्या था, जो पुनः असेंबली के सदस्य को चुनते थे। अब जो बच्चों निर्वाचक समूह था उसका चुनाव करते थे नागरिक सभी लोग, तो फिर पुनः उसी असेंबली के सदस्य को चुनते थे। उन सब जितने भी नागरिक थे उन सब से निर्वाचक समूह का चयन हुआ। फिर उस समूह के चयन होने के बाद असेंबली के सदस्यों की चुनाव किया जाता था। उसके बाद क्या होता था कि सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। बच्चों वैसे सभी नागरिकों को तो अभी होता नहीं है, यानी 18 से जो लोग ज्यादा एज के होते हैं उनको ही मतदान देने का अधिकार होता था। पर जो पहले हम लोग, अब यहाँ का तो है ये इंडिया का, अब हम लोग फ्रांस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ का क्या था कि सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। जब सब नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था तो आइए देखते हैं कि किन किन को था। तो जो 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। यानी बच्चों अब जो वहाँ का मतदान देने का अधिकार था सभी लोगों को था नहीं। उसके बाद क्या था कि जो लोग मतलब 25 वर्ष के थे और ऐसे पुरुष जिनको सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था वही मतदान दे सकते थे। अब जो सक्रिय नागरिक क्या है, तो बच्चों सक्रिय नागरिक थे कि सिर्फ
इन्हीं लोगों को मतदान देने का अधिकार था, यही लोग मतदान दे सकते थे। इसमें 25 वर्ष से ज्यादा एज के लोग थे। अब क्या था बच्चों, जो कम से कम, अब सक्रिय नागरिक के बारे में ही बताया जा रहा है, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। अब बच्चों, अब सक्रिय नागरिक होने के लिए भी एक शर्त थी कि जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। यानी बच्चों, जो लोग 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर देंगे वही सक्रिय नागरिक बन सकेंगे और निर्वाचक करेंगे, वोट भी वही लोग डाल सकेंगे, इसलिए अधिकार हो गया। फिर क्या था, अब सक्रिय नागरिक हो गए, फिर बच्चों क्या बचा, अब शेष पुरुषों, अब उन्होंने भी, उसमें भी काफी पुरुष शेष रह गए। और जो महिलाएं थी, महिलाओं को तो देने का अधिकार था ही नहीं, इनको क्या किया, निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया। यानी बच्चों, पहले जो थे वो सक्रिय नागरिक थे, उनका क्या था कि वो मतदान दे सकते थे, उनको अधिकार था, उनको पर शर्त थी कि 3 दिन की मजदूरी के बराबर उनको कर देना पड़ेगा। अब बच्चों, जो बाकी के शेष पुरुष बचते हैं, महिलाएं तो बचती ही हैं, उनको अधिकार नहीं था, तो उनको क्या था कि उनको निष्क्रिय नागरिक यानी वोट नहीं दे सकते या मतदान नहीं दे सकते के रूप में वर्गीकृत किया गया। यानी बच्चों, उन लोगों को सक्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया, इन लोगों को निष्क्रिय नागरिक के रूप में। फिर क्या था, अब निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्च श्रेणी में होना जरूरी था। यानी बच्चों, एक शर्त ये भी थी कि जो असेंबली का सदस्य होना पड़ेगा, जिसको, जो असेंबली का सदस्य बनना चाहता है, उसको यह होना होगा कि वह करदाताओं की उच्च श्रेणी में हो। यानी बच्चों, वह करदाताओं की उच्च श्रेणी में हो, तभी वह सक्रिय नागरिक बन सकता है और असेंबली का सदस्य भी बन सकता है। तो बच्चों, फिर क्या था, अब संविधान उन्होंने तैयार किया है, तो संविधान में क्या किया गया, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। यानी बच्चों, फिर संविधान में उन्होंने पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। तो बच्चों, जो संविधान था वह क्या हुआ कि पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, यानी बच्चों, पुरुष और नागरिकों के अधिकारों का एक घोषणा पत्र तैयार किया गया, उसी के अनुसार संविधान में लागू किया गया। तो बच्चों, उनमें क्या क्या थे, जो जीवन का अधिकार हुआ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार हुआ, इनके रूप में स्थापित किया गया। यानी बच्चों, सबको स्वतंत्र होने का अधिकार है, स्वतंत्र जीने का अधिकार होना चाहिए। तो वहाँ का क्या था, जीवन के अधिकार, यानी किस प्रकार जीना चाहिए, अपने खुद का अधिकार होगा उसका, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्र रहे वो, स्वतंत्र का उसका अधिकार रहेगा, इनके रूप में उसको स्थापित किया गया। फिर बच्चों, अब जो ये पुरुष एवं नागरिक घोषणा पत्र है, इसमें काफी सारे जो घोषणा पत्र थे, काफी सारे पॉइंट्स हैं, इनके बारे में काफी अधिकार हैं कि कैसा अधिकार है, क्या है, ये सब हम अगली वीडियो में जरूर पढ़ेंगे। फिर क्या था बच्चों, ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्माते प्राप्त थे। यानी बच्चों, जो सब ये अधिकार है, ये जीवन का अधिकार हुआ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हुआ, यह सब अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे, यानी जन्म से ही उसको प्राप्त हो जाते थे। तो बच्चों, व्यक्ति का जब जन्म हुआ तो उसको ये सब अधिकार उसको मिल जाते थे और इन अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता था। यानी बच्चों, पहले क्या था, ये पादरी वर्ग थे, कुलीन वर्ग थे, इन अधिकारों को इनसे छीन लेते थे, इन स्वतंत्र नागरिक नहीं होते थे, सारा कर वगैरह इन अधिकारों को देना पड़ता था। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, जब ये संविधान लागू हुआ तो हम लोगों के 3 कार्यपालिका। तो बच्चों, इस संविधान के प्रारूप के अनुसार क्या हुआ था कि हम लोगों की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 संस्थाएं गठित की गई। इनमें भी जो बच्चों, जो संविधान का प्रारूप हुआ था उसमें क्या हुआ कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 संस्थाएं गठित की गई, जिसमें इनको विभाजित तो किया। तो बच्चों, आपने देखा कि 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार हुआ, उसमें क्या हुआ, 3 संस्थाएं थी, उन 3 संस्थाओं में इसको गठित किया गया, एक विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसमें भी उन्होंने सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक को चुना।
सक्रिय नागरिक वो थे कि जो मतदान देने का उनको अधिकार था, और निष्क्रिय नागरिक वो थे कि उनको, जो सक्रिय नागरिक थे उनको मतदान देने का अधिकार था, उनको भी मतदान देने का अधिकार था कि वह 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। और फिर जो निष्क्रिय नागरिक थे उसमें महिलाएं और शेष पुरुष बचते थे, और जो उनको मतदान देने का अधिकार नहीं था। और अब जो बच्चों असेंबली का सदस्य बनेगा उसके लिए भी एक शर्त थी कि वह करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में हो, तभी वह असेंबली का सदस्य बन सकता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इसके बारे में हम जो घोषणा पत्र थे अगली वीडियो में बात करेंगे। तो बच्चों आप लोग एक काम किया करिए कि मैं हट जाया करता हूं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके लिख लिया करो, पर नोट्स जरूर बनाते रहिए। बच्चों नोट्स बनाने में आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और आपको एग्जाम टाइम लिखने में आसान रहेगा। और बच्चों जो हमारा चैनल है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड धन्यवाद। और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप और यह नोट्स बनाते रहिए।